स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम शेखर चौधरी। आज हम जिक्र करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जहां पर एक IAS अधिकारी को बुक किया गया है गलत सूचना देने पे और गलत तरीके से कार्य करने पे। तो क्या है मसला, वो देख लेते हैं। बेंगलुरु में IAS ऑफिसर बुक्ड फॉर पासिंग इलीगल लैंड ऑर्डर। सो इलीगल लैंड ऑर्डर पास करने की वजह से IAS ऑफिसर्स को के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज हो सकता है। एक दूसरा, ये बेंगलुरु के पास का आउटस्कर्ट्स का इलाका है जिसको बोलते हैं दसनपुरा। यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है और एक ऐसा इलाका है जो कि अपकमिंग रियल एस्टेट जहाँ पर डेवलप हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट पोस्ट पे जाते हैं। कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, कभी कमिश्नर बनते हैं या अन्य पोस्ट पे भी जाते हैं। रहते उनकी सर्विस है IASB। सो ये जो पर्टिकुलर ऑफिसर थे, ये नॉर्थ बेंगलोर के कमिश्नर, सब कमिश्नर थे जिस समय इन्होंने कुछ ऑर्डर पास किया था। सो पुलिस हैज इन्वोक्ड BNS की धारा 257 और देख लेते हैं इसमें क्या पूरा मुद्दा है। साथ में हम ये भी देखेंगे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, क्या प्रावधान है और कैसे ऐसे मसले लगातार आते रहते हैं। अब जरूरी नहीं है यदि यहाँ पर कोई एलिगेशंस लगाए गए हैं तो जरूरी है व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया है, पर ये कोर्ट में जाएगा, चीजों को फेस करना पड़ेगा। So Mr. Patel, who is an office assistant at the office of deputy commissioner, in his complaint accused Vasanti Amar, who was the special deputy secretary 3 of Bengaluru North, of passing illegal order लगभग 10 एकड़ of land located in Dasanapura Hobli in Bengaluru North सब डिवीजन। So यहाँ पर देखिए, जो लैंड है अपने आप में वो बड़ा ही एक महंगा चीज है, इंपॉर्टेंट एक इनपुट है कहीं भी डेवलप करना है। और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो IAS ऑफिसर्स हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है लैंड यूज को चेंज करने की। एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड बना सकते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जब लैंड का कोई भी खरीद फरोख्त होती है तो उसमें म्यूटेशन का भी अधिकार होता है। इवन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, ADM, कमिश्नर और DM ये सारे ही कार्य करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक देखने योग्य बात है। सो यहाँ पर एक कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PCS अधिकारी ने ये शिकायत दर्ज कराई है, ये लगाया है इन पे आरोप कि इन्होंने एक इलीगल ऑर्डर लैंड के ऊपर लगाया। सो लैंड अब यहाँ पर बहुत तेजी से रैपिडली डेवलपमेंट हो रहा है, स्काई रॉकेटेड हो गए हैं प्राइसेस यहाँ पर। सो यहाँ पर पहले नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद यहाँ पर FIR दर्ज कर ली गई है जब कोर्ट के आदेश से इस अधिकारी के खिलाफ। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि किन सेक्शंस में ये दर्ज किया गया है। तो देखिए, पुलिस के पास पहले जैसे इंडियन पीनल कोड CRPC था, तब इनका नाम चेंज हो गया है पिछले कुछ वर्षों में, अब हो गया है BNS की धारा 257। तो लॉ ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग अ रिपोर्ट एटसेट्रा कॉन्ट्रेरी टू लॉ। अगर ये कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपना कोई निर्णय लेता है लैंड के ऊपर या किसी भी निर्णय में, जो लॉ के विरुद्ध जाके कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देता है जिससे कि किसी एक पार्टी की या गवर्नमेंट की क्षति हुई हो, तो डेफिनेटली वो एक अपराध बनता है। इसमें इनको बुक किया गया है। इन्वेस्टिगेशन का स्तर ये है कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है ऐसे मामलों में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि इस तरीके के IAS ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऊपर मुकदमे होते हैं तो क्या इनको नौकरियों से निकाला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धारा आर्टिकल 311 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे मामलों में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन प्राप्त है। तो जरा वो भी देख लेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर कॉन्सेप्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, वर्किंग ऑफ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, साथ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के क्या कार्य होते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है।
यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके अपनी तैयारी करना चाहते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो आपके लिए इस समय एडमिशन लेने का सबसे अच्छा मौका है। आपके लिए बैच ओपन है और यहाँ से हम जब शुरू करेंगे तो मात्र 5 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स करा देंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हर चैप्टर के अंत में मैं आपको एक यहाँ पर बोर्ड पे आंसर लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है। यदि आप प्लैटिनम बैच को चूज करते हैं तो आपके लिए 12 टेस्ट भी होंगे, जिनका कि आपको सिनॉप्सिस में मिलेगा आंसर्स का, और आपके आंसर्स चेक होके भी आएंगे तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल यदि आप चूज करते हैं तो आपका गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स के पेपर में, एसए के पेपर में, पॉलिटी के पेपर में बहुत योगदान ये देने वाला है। क्योंकि जैसा ये मसला है, ये भी तो एक एथिक्स की केस स्टडी ही है कि कैसे कोई भी आईएएस ऑफिसर या अन्य अधिकारी जब अपने कार्यों में कुछ ऐसे निर्णय पास कर देता है जो कि जो लॉ है डिफाइंड उससे इतर हो, इससे अलग हो, तो क्या कार्रवाई हो सकती है। आप सभी का स्वागत रहेगा। एससी लाइव कोड का यूज करेंगे तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने की संभावना है 14,999। ध्यान रहे ये गोल्ड बैच के प्राइस हैं। डायमंड बैच में आपको, माफ करिएगा, प्लैटिनम बैच में आपको मेंटोरशिप मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट सीरीज मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ क्रक्स मिलेगा, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और भी बहुत कुछ। आईआईपीए, ईपीडब्ल्यू के जो आर्टिकल्स हैं वो भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं और साथ में हम बहुत डीपली जाके स्टडी करते हैं और कोई भी डाउट भी होता है तो डाउट सेशन भी लेते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर पे, ये टेलीग्राम ग्रुप के लिए हैंडल है, यही सेम हैंडल इंस्टाग्राम पे भी है। अब यहाँ पर हम जो जगह की बात कर रहे हैं दसनपुरा, ये एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर शहर। जब ऐसे एक्सपेंशन होते हैं शहरों के तो ये जो लैंड है आपको ये कुछ दिख रही है कि यहाँ पर एक टंकी टाइप की बनी है, कुछ घर बना है, मतलब ये धीरे धीरे अब कमर्शलाइज्ड हो रही है ये लैंड। ऐसी कमर्शलाइजेशन के लिए लैंड यूज का चेंज भी होता है, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पे आती है। इन स्थितियों में बहुत बड़ा डिस्क्रिशन रहता है हमारे जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी का मतलब है जो आपके डीएम हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, एसडीएम, ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में माने जाते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन सब के पास मजिस्ट्री की पावर, मजिस्ट्रेसी की पावर है नायब तहसीलदार। सो हाई लैंड प्राइसेस हैं, थोड़ा भी आपने इधर उधर किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश करी तो आपको भी करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर इनके पास होती है, ये रेवेन्यू के कोर्ट भी लगाते हैं अपने। जब मैं स्वयं पीसीएस ऑफिसर था और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, एज अ नायब तहसीलदार में भर्ती हुआ था, तो मेरे भी जो कोर्ट था जिसमें मैं लैंड म्यूटेशन के केसेस को सुनता था या जमीन के बंटवारे में एज अ जज भूमिका निभाता था, गैजेटेड ऑफिसर के पद पे था। सो मैंने खुद इस तरीके की पावर्स का यूज किया है बट मिसयूज नहीं किया। हाई करप्शन का रिस्क डेफिनेटली होता है और एक स्टडी भी थी अभी कुछ महीने पहले जहां पर यह देखा गया कि तहसीलदार के स्तर पे किस तरीके से जो बड़े अधिकारी हैं वो दबाव बना के तहसीलदारों से या तो गलत काम कराते हैं या इस पोस्ट पे जो रहने वाले अधिकारी हैं बहुत अपनी डिस्क्रिशन का यूज करके बहुत पैसा भी कमा लेते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल में अब प्रोटेक्शन मिलता है। यहां पर हम जिन अधिकारी की बात इस समय इस संदर्भ में कर रहे थे उनसे पहले भी बेंगलुरु के एरिया में जो पोस्टेड आईएएस ऑफिसर थे मंजुनाथ, उनके ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगे थे, परंतु जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और अरेस्ट भी कर लिया गया, परंतु जब जांच हुई तो उसमें पर्याप्त सबूत नहीं मिले और उनको छोड़ दिया गया। सो यहीं पर बात आती है कि इस तरीके का प्रोटेक्शन कहां उपलब्ध है। सो आर्टिकल 311 में ये इन कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई भी जो अधिकारी होगा वो नो डिसमिसल बाय जूनियर अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी आपको नियुक्त कर रही है उससे कोई भी निचली अथॉरिटी ना तो आपको नौकरी से हटा सकती है ना टर्मिनेट कर सकती है। इसके अलावा राइट टू बी हर्ड, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होगा। आपके ऊपर आरोप लगा के चार्जशीट देके आपको सुनना ही पड़ेगा जो आपका निर्णायक अधिकारी होगा या अथॉरिटी होगी। बिना सुने यदि कोई वो पास कर देते हैं तो
फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का ही उल्लंघन हो गया और ये जजमेंट उनका सही नहीं माना जाएगा। तो ये केस पहले भी हो चुका है, परंतु ये अधिकारी जो दिख रहे हैं आपको, ये आईएएस ऑफिसर उसमें बरी हो गए थे। 2022 का ये केस है। एक केस वहां पर इस तरीके का भी हुआ था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जहां भी डिस्क्रिशन होगा अधिकारियों के पास, वहां पर ऐसे आरोप भी लगेंगे, कुछ आरोप सही भी होते हैं और अधिकारियों को हटाया भी जाता है। जैसे आप पूजा सिंघल नाम की एक अधिकारी को जानते होंगे, जिनका नाम बहुत बड़े घोटाले में आया था, बशर्ते वो 2 साल जेल में रह आई, परंतु अब उनको दोबारा से नियुक्त कर लिया गया है 311 में, क्योंकि उनको प्राप्त है एक तरीके से बचाव। तो अभी केस चलता रहेगा। अब जब केस चलेगा कुछ सालों में, 5-7 सालों में, तब उनके पास आरोप तय होंगे, उनके ऊपर जजमेंट आएगा, पर तब तक अभी वो सर्विस करती रहेंगी। तो ये एक बड़ा ही, मैं कहूंगा, विचित्र काइंड ऑफ एक सिनेरियो बनता है, जहां पर इतने पावरफुल लोग इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी सिस्टम में रह सकते हैं। सो अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया था, ताकि इस तरीके के जितने भी मामले हैं उनको कम किया जा सके। सो करप्शन तो लगातार हमारे देश में, ऐसा प्रतीत होता है, बढ़ता जा रहा है। ब्राइबरी इसमें प्रोहिबिटेड है। कोई व्यक्ति अगर अधिकारी के पद पे नियुक्त है तो वो कोई गिफ्ट भी नहीं ले सकता। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उसको भी ध्यान रखना होगा। हो सकता है वो जिस कंपनी की जांच कर रहा हो, उस कंपनी में उनके भाई, उनकी डॉटर या किसी का पति अधिकारी है तो, या पत्नी कुछ डायरेक्टर के पद पे तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चीजों से दूर रहना है। मिसयूज ऑफ पोजीशन नहीं करना है। यदि आप किसी भी कंपनी या किसी कार्यालय की जांच कर रहे हैं, वहां पर अपने रिश्तेदारों को नौकरी के लिए लगवा दो, इस तरीके के भी प्रोविजन बिल्कुल ही मना है। सेक्शन 7 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए कहता है, पनिशमेंट है पब्लिक सर्वेंट जो कि किसी भी तरीके का ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, मतलब आपको जो सैलरी मिल रही है उसके अलावा यदि आप मौद्रिक या इकोनॉमिक किसी तरीके का बेनिफिट लेते हैं तो आपके खिलाफ एक पनिशेबल ऑफेंस बनता है। डील्स विद, और सेक्शन 13 है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग अब्यूज ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन्स। जैसे भाई रेंट सीकिंग, किकबैक्स जो होते हैं, ब्राइबरी जो होती है, जो अधिकारी कई बार पकड़े जाते हैं, जो कट मनी लेते हैं वो कि मेरा हिस्सा दो, तो सभी ये आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में ब्यूरोक्रेसी में जाने वाले हैं, सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। कोड ऑफ कंडक्ट और एंटी करप्शन प्रोविजंस की हमने बात करी, तो भारत में कोड ऑफ कंडक्ट भी है। जब आप ऑफिशियल मामलों में, ऑफिस में सरकारी कार्य को करेंगे तो आपको एक दायरे में रहना पड़ेगा। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है 1968 ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की एग्जाम लिखने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान से नोट कर ले। ऑल इंडिया कंडक्ट रूल 1968 के प्रावधान को, इनको बार बार इन्वोक किया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा होगा कि किसी जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनके साथ यदि अधिकारी गलत बहस कर ले तो ये आ सकता है, या फिर वो अपनी बायसनेस दिखा रहे हों, नेपोटिज्म दिखा रहे हों, इंटीग्रिटी का लैक हो रहा हो, उनके करप्शन हो रहा हो, इन सारे ही चीजों में ये कंडक्ट रूल आते हैं। यहां तक कि आप सर्विस में रहते हुए किसी भी जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। साथ में आपके बहुत ही स्पष्ट दायरे में बता दिया गया है पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं। आप वोट देने के अलावा कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकते। ये सारी चीजें कंडक्ट रूल में होती हैं। तो यहां पर भी बताया गया है ब्राइबरी और करप्शन यदि होगा तो कंडक्ट रूल के अगेंस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की यहां भी बात करी गई है। ऑफिशियल पोजीशंस का मिसयूज नहीं करना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट में प्रिंसिपल एक वैल्यूज हैं जो आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें रहते हुए अपने साथ रखनी है। तो ये आपके एआरसी की रिपोर्ट्स ने भी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए स्पष्ट रूप से बताया है। और अगर आप डेली अखबार पढ़ेंगे तो आप देखते रहेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट के तहत बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई होती है और उनके एडवर्सियल एंट्री भी हो जाती है उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में या अप्रेजल में। सो यहाँ पर जो बड़े मुद्दा बनता है कि अधिकारियों के बाद बहुत सारा डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन को दूर करने के लिए इसी वजह से हमने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करा जाए।
टेक्नोलॉजी का यूज करा जाए, क्योंकि जब डिस्क्रिशन होगा कम से कम डिस्क्रिशन रखा जाए। एआरसी ने भी ये कहा। साथ में हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल चेक्स कम हैं, अभी भी हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो हैं या लोकायुक्त लोकपाल जैसी बॉडीज हैं और हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसे जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं या सीबीआई है, ये अभी भी उतने कारगर नहीं हैं और पब्लिक ट्रस्ट भी कम होता है। यदि इस तरीके की न्यूज आती हैं तो सोशल एक्सेप्टेंस जो होती है वो कम होती है, लेजिटिमेसी कम होती है और ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं है किसी भी सर्विसेज के लिए कि उसको एक शक की दृष्टि से देखा जाए, परंतु ये एक गंभीर चीज है। सो दैट इज ऑल वी हैव इन दिस लेक्चर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर एफआईआर से रिलेटेड था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कोड ऑफ कंडक्ट को, साथ में जो सेक्शंस आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि बचाव होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लोगों का, और जो मुद्दा था करप्शन का। दैट इज ऑल वी हैव इन दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।